हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। ये जो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगस्त माह का आज 18 तारीख है अगस्त माह की, और 18 अगस्त 2024 के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन रहती है जिसमें जीके के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, हिस्ट्री कवर की जाती है और अन्य कई सारे जो की पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। तो सिर्फ आप करंट अफेयर्स का बेस बनाकर मत पढ़िए, यहाँ से आपका जीके भी कवर होगा, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही होगा, इसके साथ में आपका हिस्ट्री भी यहाँ से कवर होता रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हम जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं, तो जीके भी साथ साथ आपकी कवर होती चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ आज का हमारा यह वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? यानी कि अभी हाल ही में नए विदेश सचिव बनाए गए हैं विक्रम मिस्री, ये भी हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि विदेश सचिव कौन है वर्तमान में। तो विक्रम मिस्री जो है ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं, और विदेश सचिव का पद ये ग्रहण करते ही तुरंत ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी जो हैं ये नेपाल देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल में विक्रम मिस्री जी हैं जो कि हमारे नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे, यानी कि ये 2 दिवसीय यात्रा के लिए ये नेपाल पर गए हुए हैं, यानी नेपाल गए हुए हैं। उन्होंने नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, यानी कि वहाँ के जो नेतृत्व करता है नेपाल के, उनसे इन्होंने मुलाकात की। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है, यानी कि इन्होंने जो भी एक देश से दूसरे देश के जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उन संबंधों को मजबूत करने और आपसी जो कुछ भी सहयोग होते हैं उन सहयोगों को बढ़ाने के लिए इन्होंने चर्चाएं की, इन्होंने मीटिंग रखी, बात की। बात करें तो जब विदेश सचिव मिस्री जो विक्रम मिस्री हैं जब नेपाल पहुंचे तो इनके स्वागत के लिए विदेश सचिव जो है जिनका नाम है सेवा लम्शल, इन्होंने आकर के इन्होंने इनका स्वागत किया, यानी कि इनकी अगुवाई में विदेश सचिव जो वहाँ के हैं नेपाल के जिनका नाम है सेवा लम्शल, इन्होंने आकर के विदेश सचिव जो भारत के थे विक्रम मिस्री इनका स्वागत किया। आगे हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुसान बोजस्की का निधन हुआ? यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके पूर्व सीईओ रह चुकी हैं सुसान बोजस्की और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ए ऑप्शन है यूट्यूब, बी ऑप्शन है टीसीएस, सी ऑप्शन है फेसबुक और डी ऑप्शन है विप्रो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूट्यूब के जो पूर्व सीईओ रह चुकी हैं सुसान बोजस्की, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं, यही है सुसान बोजस्की। बात करें तो यूट्यूब की जो पूर्व सीईओ सुसान बोजस्की का अभी हाल ही में निधन हो गया। वह 2 साल से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही थी, यानी कि इनको कैंसर बीमारी थी और इसी के चलते इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जब इनका निधन हुआ उस वक्त इनकी जो उम्र थी ये 56 यानी 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। बात करें तो सुसान के वोजस्की के जो पति हैं डेनिस ट्रॉपर, इन्होंने इनके निधन की जानकारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए की दी, यानी कि इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया इनके निधन के बारे में जानकारी दी। इनके जो हस्बैंड है डेनिस ट्रॉपर, इन्होंने ही सुसान बोजस्की के निधन के बारे में जानकारी दी। और जो सुसान बोजस्की हैं ये पूर्व यूट्यूब की सीईओ भी रह चुकी हैं। आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 10 अगस्त, बी ऑप्शन है 12 अगस्त, सी ऑप्शन है 11 अगस्त और डी ऑप्शन है 13 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। आप यहां पर देख भी सकते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे अगस्त 12, यानी कि 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे या विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है, आखिर क्यों मनाया जाता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वह हाथियों, उनके आवास और जिन परेशानियों को सामना वो करते हैं
उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो हाथी होते हैं वो उनका जो आवास होता है, जैसे वो निवास करते हैं, जैसे वो रहते हैं, अपनी दिनचर्या जैसे वो व्यतीत करते हैं, दिनचर्या में अपने लाइफ में उनकी जो भी समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, उन सभी का वो सामना करते हैं। इन सभी बातों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। बात करें इस वर्ष की अगर थीम की, तो इस वर्ष की थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना। यानी कि जो हाथी हैं उनकी क्या कुछ प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरण में उनका क्या कुछ महत्व है, इन सभी को व्यक्त करना, यही इस वर्ष की थीम है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आगे बात करें तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट हाथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सन भी पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट हाथी है या प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लॉन्च किया गया, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में 27,312 हाथी थे। अगर 2017 की जनगणना की बात करें तो 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में 27,312 हाथी थे, जो एशिया में सबसे अधिक है। यानी कि एशिया जो है उस एशिया में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा हाथी थे। 12 अगस्त 2012 को पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। यानी कि अगर बात करें सबसे पहला विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया, तो 12 अगस्त 2012 को पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोगी जड़ी बूटी की खोज की है। यानी कि जो एक स्थान है वहां पर शोधकर्ता पहुंचे जब, तो उन्होंने ब्रह्मयोनी एक पहाड़ी है वहां पर, और वहीं पर ही जो मधुमेह रोधी या फिर डायबिटीज के लिए एक जड़ी बूटी की खोज की है, जिसके द्वारा जो डायबिटीज का रोग होता है उसके लिए दवाइयां बनाई जा सकती हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है सीतापुर, सी ऑप्शन है शिमला और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गया में जो शोधकर्ता हैं इन्होंने ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की हुई है। अगर अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो यही है, मधुमेह के लिए इसको उपयोग किया जाता है, इसी के भी हाल ही में खोज हुई है शोधकर्ताओं के द्वारा। तो शोधकर्ताओं की एक टीम ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज की है। यानी कि वहां पर जब पहुंचे शोधकर्ता, बिहार के गया में जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी है वहां पर जो शोधकर्ता थे वो जो पहुंचे, तो वहां पर औषधीय पौधे कुछ प्राप्त हुए, जिनके बारे में उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो पौधे हैं इनका डायबिटीज में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, काफ़ी ज़्यादा इनका उपयोग किया जा सकता है दवाइयाँ बनाने में, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ मिला, एक पौधा मिला जिसका नाम था जिनेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे गुड़मार के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उपयोग मधुमेह रोधी दवा BGR-34 में इसको बनाने में इसी का उपयोग किया जाएगा, जिनेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसका अगर स्थानीय नाम देखा जाए तो इसका स्थानीय नाम है वहाँ पर गुड़मार। अन्य पौधों में अगर देखा जाए तो फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन, ये अन्य पौधे वहाँ पर प्राप्त हुए ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर, ये औषधीय पौधे वहाँ पर प्राप्त हुए, और इनमें से महत्वपूर्ण सबसे पौधा था जिनेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसका स्थानीय नाम गुड़मार है, और ये मधुमेह रोगी जो रोधी दवाइयाँ होती हैं जिसका BGR-34, इसको बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वैश्विक कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी। यानी कि पहली जो वैश्विक महिला कबड्डी लीग है, महिला कबड्डी लीग, ये कहाँ पर शुरू होने वाली है। तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, यानी बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा में वैश्विक महिला कबड्डी लीग, यानी कि महिला कबड्डी लीग जो है वो भी वैश्विक स्तर पर ये शुरू होने जा रही है। कहाँ पर, हरियाणा में। आगे हम बात करें तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी, यानी कि अगले मंथ जो शुरू होने वाली है लगभग अगस्त लास्ट सितंबर से। और नाम इसका क्या रखा गया है, वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, यानी इसका नाम जो वैश्विक महिला कबड्डी लीग है इससे बदल करके इसका नाम रखा गया है वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग। इसमें इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की जो टीमें हैं वो प्रदर्शन करने वाली हैं। यानी कि इसमें इंग्लैंड की टीम, पोलैंड,
अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आएंगी महिला कबड्डी लीग को खेलने के लिए, यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। तो ये सभी टीमें यहाँ पर शामिल हो रही हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने जो मंदिर होंगे, जो मठ होंगे, ट्रस्ट होंगे, इन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा, इसके बारे में सूचना जारी की है। तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों, ट्रस्ट इन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। आगे अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि इन सभी मंदिरों का, मठों और ट्रस्टों का अब पंजीकरण जरूर किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बात करें तो बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को BS यानी कि BSBRT ये वेबसाइट होगी, इसके साथ पंजीकृत करना अनिवार्य रहेगा। यानी कि यहाँ पर जाकर के जो भी मंदिर होंगे, मठ होंगे, ट्रस्ट होंगे, वे सभी लोग और जो धर्मशालाएं होंगी ये सभी यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च? बात करें अगर यहाँ पर तो ब्रेल डेबिट कार्ड के बारे में, तो ब्रेल आप सभी लोग कहीं ना कहीं परिचित होंगे। ब्रेल से आप जब देखेंगे तो ब्रेल लिपि कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में जरूर आएगी। तो जो ब्रेल लिपि है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। वो जो पढ़ते हैं ब्रेल लिपि की सहायता से ही पढ़ते हैं, जिसमें जो अंक होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और उन्हीं की सहायता से वो पढ़ते हैं। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, दिखने में जिनको समस्याएं होती हैं, उन सभी को, तो उसी प्रकार से ब्रेल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। यानी कि ये ऐसे व्यक्तियों के लिए होगा जो कि दृष्टिबाधित होंगे, जिनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जो कि जिनको किसी भी प्रकार की आंखों से संबंधित समस्या होगी, जो दृष्टिबाधित होंगे, तो उनके लिए यह ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऐसा किस बैंक ने किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है बंधन बैंक, बी ऑप्शन है यस बैंक, सी ऑप्शन है PNB बैंक और डी ऑप्शन है HDFC बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PNB, जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करें तो PNB ने लॉन्च किया है ब्रेल ATM कार्ड, यानी कि ब्रेल डेबिट कार्ड। कुछ इस प्रकार से यह जो ATM कार्ड होगा यह होगा। और अगर आगे हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड रखा गया है। इसका नाम है पूरा PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड, ये इसका पूरा नाम रखा गया है। और बात करें जो दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड होगा, इसको अपने अलग रंग के कारण आसानी से पहचाना जा सकेगा, यानी कि उसका जो कलर होगा, उसका कलर का डिजाइन थोड़ा अलग होगा, कुछ उभार इसके ऊपर दिए गए होंगे और जैसे इस पे कुछ निर्देश अंकित होंगे, यानी कि निर्देश दिए जाएंगे। आप जैसे ही कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति जो होंगे वो ATM कार्ड को जैसे ही मशीन के अंदर एंटर करेंगे, उसमें से कुछ निर्देश मतलब सुनाई पड़ेंगे, कुछ निर्देश दिखाई पड़ेंगे। दिखाई क्या पड़ेंगे? क्योंकि दृष्टिबाधित है तो कुछ निर्देश जो होंगे वो वहां पर सुनाई देंगे। उन निर्देशों का पालन करते हुए जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति होंगे वो ATM से अपने जो पैसे होंगे वो निकाल सकते हैं। बात करें अगर एक दिन इस कार्ड के द्वारा एक दिन में 25,000 रुपए तक राशि निकाली जा सकती है, यानी कि आप एक दिन में सिर्फ 25,000 रुपए तक की जो राशि होगी वो निकाल सकते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल कागामे चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यानी कि जो पॉल कागामे हैं ये चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली हुई है? तो ए ऑप्शन है रवांडा, बी ऑप्शन है पेरू, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है जैमिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रवांडा देश के पॉल कागामे जो हैं ये चौथी बार रवांडा देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, या वहां के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये है पॉल कागामे, आप यहां पे देख सकते हैं आर्टिकल में पॉल कागामे हैं और यही अभी चौथी बार यानी कि 4th टाइम ये रवांडा के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? प्रेसिडेंट। 4th टाइम ये वहां के प्रेसिडेंट बने हुए हैं।
कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो रवांडा के जो राष्ट्रपति पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ इन्होंने ग्रहण की हुई है। उन्हें 99% से भी अधिक वोट मिले हैं, यानी कि इनको 99% से भी अधिक वोट मिले हैं। आगे अगर हम बात करें तो रवांडा के जो मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है फॉस्टीन नेज़िलियाओ, यानी कि रवांडा के मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने ही उनके पद की शपथ दिलाई हुई है, यानी कि जो वहां के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश है रवांडा के जिनका नाम है फॉस्टीन नेज़िलियाओ, इन्होंने ही राष्ट्रपति पॉल कगामे को उनके पद की यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई हुई है। बात करें चुनाव के लिए जो मतदान, वो 15 जुलाई 2024 को यहां पर मतदान हुए थे, यानी कि यहां पर चुनाव जो हुआ था वो 15 जुलाई 2024 को हुआ था और 3 उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के लिए, जिसमें से पॉल कगामे और फ्रैंक हैबिनेजा और फेलिप मापेइमाना, ये 3 लोग जो थे वो उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, जिसमें से विजेता हुए पॉल कगामे और ये चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं रवांडा के। आगे अगर हम बात करें तो जो रवांडा की राजधानी होती है तो राजधानी है किगाली, मुद्रा होती है रवांडा फ्रैंक और राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं पॉल कगामे, तो ये नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं। बात करें अगर युगांडा की तो जो युगांडा है ये अफ्रीकी देश है, जो अफ्रीकी देश होता है और ये इधर केन्या से, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साउथ सूडान से, इधर कांगो से, इधर आप देखेंगे तंजानिया से, इधर रवांडा से, इन सभी देशों से अपनी सीमा साझा करता है कौन, युगांडा, और इसकी जो राजधानी होती है वो होती है किगाली। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की, यानी कि जो भारत दलहन संगोष्ठी है, जो एक सम्मेलन हुआ दलहन का, वो 2024 का, इसकी मेजबानी किसने की? तो ए ऑप्शन है दिसपुर, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली ने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की हुई है। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ, जिसे IPGA के नाम से भी जानते हैं, भारतीय दलहन एवं अनाज संघ ने विभिन्न सरकारी विभागों और वैश्विक संगठनों के सहयोग से विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की। कहां पर की? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां पर? तो नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां पर ही भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की गई। बात करें कब ये संगोष्ठी हुई, तो ये 9 अगस्त 2024 को संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्व दलहन दिवस बात करें कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहां संपन्न हुआ, यानी कि जो कसूर रिवाज है ये एक सांस्कृतिक उत्सव है और ये भी हाल ही में किस राज्य में इसको ये मनाया गया? तो ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज मनाया गया, यानी कि इसका ये यहाँ पर संपन्न हुआ। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। और बात करें तो इस उत्सव में, इस सांस्कृतिक उत्सव में बारामूला की 10,000 युवतियों ने कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत करने का विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड ये बनाया, वर्ल्ड गिनीज में अपना इन्होंने नाम दर्ज करवाया कि 10,000 जो बारामूला की जो युवतियां थीं इन्होंने कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया एक साथ में, और ऐसा करने से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। बात करें तो इसी में 13 वर्षीय इशफाक हामिद भट्ट जो थे, इन्होंने रुबाब पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया और ये अभी 2024 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। ये जो 13 वर्षीय इशफाक हामिद भट्ट हैं, इन्होंने रुबाब पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया और अभी ये 2024 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के विजेता भी हैं, यानी कि इनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन ये पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये सभी चीजें आपको पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो हो, वो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।